सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का आंसर पेपर है, तो इसमें 2022 और सेट नंबर 7 हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना है, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, यदि आपके पास अग्रवाल अनसोल्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस पूरे पेपर का पीडीएफ बना के हम आपको इंस्टाग्राम पे दे देंगे, ठीक है। तो वहां जाके आप देख सकते हो। तो जानना ना समझ लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम आपको ये पेपर दिखा दें, ठीक। चाहो तो आप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले ये देखिए, आप 12 तक बहुत विकल्प ये हो गए, फिर इसके बाद 13 से लेके 20 तक, ठीक ये हैं। फिर इसके बाद खंडवा, हम ये वाले प्रश्न आपको हल कराने वाले हैं। अगला पेज देखिए आप। अब आपको अगले प्रश्न 2 से मिलेगा हमारा, ठीक। इस वाले पेज को देख लीजिए, एक बार सही तरीके से पढ़ लीजिए। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अब इन सबका। और प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर राजीव, अग्रवाल, राहुल और अरिहंत, ठीक, इन सब का आंसर मिल जाएगा। और हमने 2016 से लेकर 2025 तक का वीडियो बना रखा है, ठीक। सभी आंसर हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर पहले की तरफ। तो प्रश्न नंबर पहला है, दिया गया है लासा, यानी यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं, 132 और 288। 132 288, इन दोनों का लासा है 3168। फिर इन दोनों का मासा ज्ञात करना। बेटा प्रश्न को ध्यान समझ लीजिए आप लोग, प्रश्न किस प्रकार दिया हुआ है और क्या क्या दिया हुआ, क्या निकालना। देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों संख्याओं का लासा ये है और फिर इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। चलिए समझिए, हमारे 4 विकल्प हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला है, यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी हैं हमें 132 और इसके बाद 288। और प्यारे बच्चों, इनका जो लासा दे रखा है, लासा है हमारा, लासा है 3168। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, लासा बराबर है 3168। तो एक सूत्र होता है हमारा, उसको देखिए आप पहले, इस सूत्र को याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बच्चों ये हमारा सूत्र है, ठीक, इसको याद कर लीजिए। तो देखो ये कहलाती पहली संख्या और ये कहलाती दूसरी संख्या। और लासा हमारा है 3168, तो इसका मासा ज्ञात करना हमें। तो लासा की जगह लिख देंगे हम 3168 और मासा तो बेटा हमें ज्ञात नहीं, तो मासा को ऐसे ही लिख देना है आपको। और पहली संख्या हमारी है 132 और दूसरी संख्या है 288। अभी हमें काटना है 11 से काटना है, ठीक। 268 है ये, आराम से काटिए। देखो पहले काटो 11 से, 11 एकन 11, इसमें 2 बच गए और 11 दूनी 22, ये 11 से काटो। 11 दूनी 22, इसमें बच गए हैं हमारे 9, तो यहाँ पर हो गए 96, ठीक है। तो 11 अट्ठे 88, फिर 11 अट्ठे 88, फिर ये 88, 288 से 288 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा मासा बराबर 12। तो बेटा यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला, सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हम आपको प्रत्येक प्रश्न दिखा के चलेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्त होगा, ठीक। स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए आप लोग। बच्चों आपने प्रश्न तो देख लिया है, तो सबसे पहले हमें लिखना है द्विघात समीकरण। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² माइनस का 4x, सॉरी 6 है, माफी चाहता हूँ, 6x और प्लस का 4 बराबर 0। इसका हमें विभक्त कर ज्ञात करना। तो विभक्त कर ज्ञात करने के लिए पहले ABCD के मान छाटिए। A बराबर 3 लिखना है, B बराबर -6 लिखना है
और सी बराबर 4 लिखना है। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना है आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए समझिए। तो ये हमारा द्विघात समीकरण, तो पहले मैंने ए बी सी के मान छाट लिए। तो बच्चों ये ए का मान है और ये बी का मान और ये हमारा सी का मान है। तो विभक्तकर का जो हमारा सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा विभक्तकर का सूत्र होता है। ठीक, इसको याद कर लीजिए आप लोग। तो इसमें जो हमने ए बी सी के मान निकाले वो सब यहाँ पे लगा दीजिए। बी का मान -6 का वर्ग -4, ए का मान 3 है और सी का मान 4 है। तो बच्चों यहाँ पे माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो ये तो हो जाएगा 36 और ये बन जाएगा 4 चौक 16, 16 48। अब 48 में तो 36 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस का बचेगा 12। ठीक, माइनस का 12, तो इसका जो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बिंदुओं ए -4, 2 बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक ये है, तो इसमें ए का मान ज्ञात करना है। प्रश्न सही तरीके से देख लीजिए आप लोग, इसका हल देखिए अब। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले नंबर 3 डाल दीजिए। पहले बनाना एक रेखाखंड, ध्यान समझिएगा प्रश्न को आप। तो यहाँ पे लिख लो ए और यहाँ पे लिख लो बी। तो ए का जो निर्देशांक दे रखा है -4, 2 और इसके बाद बी का निर्देशांक दे रखा है 5, 6 और ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है पी और पी के निर्देशांक हैं a/8, 4। तो इस ए का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र होते हैं x1 प्लस x2/2, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे हम, y1 प्लस y2/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x1 x2 के मान कहाँ से लाओगे, ये वाले मान रखने हैं आपको। ठीक है, कौन से, ये वाले। ठीक, ये वाले मान रखने, ये x1 y1 x2 y2 कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है आपको। तो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाना है। x1 का मान है -4 और x2 का मान है 5 और /2, y1 का मान 2 और y2 का मान 6 और /2। इस प्रकार थोड़ा इसको और हल करिए। तो यहाँ पर तो बच्चों हमें मिलेगा 1/2 और यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा, 8/2, 2 का भाग रह जाए तो 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो बच्चों ये निर्देशांक किसके निकले हैं, पी के निर्देशांक निकले हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पी के निर्देशांक दे रखे हैं, तो इधर लिख देंगे हम a/8, 4। अब हमें क्या करना है बेटा, ये निर्देशांक किसके, पी के निर्देशांक है और ये भी हमने पी के निर्देशांक निकाले हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको भुज बराबर भुज कर देने। ये वाली भुज होती है, ये भुज, ये भुज, ये कोट और ये कोट, ठीक, कामा लगा हुआ है। तो आपको क्या करना, भुज बराबर यहाँ पे भुज कर देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना नई लाइन से a/8 बराबर 1/2। अब इसका गुणा इसमें और इसका इसमें आपको कर देना है। ठीक है, आप लोग इसके नीचे ही लिखना, हमारे पास जगह नहीं बची तो यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका इसमें करना है 2a और 8 एकन 8। तो बच्चों 2 एकन 2, 2 चौकू 8, a बराबर 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रश्न हल कर देना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की तरफ देखिए। अब आपको प्रश्न नंबर 4 देखना है। यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तो कोण A बराबर 75 और कोण Y बराबर 57 हो तो कोण C का मान होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसको देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले हमें दो त्रिभुज बनाने हैं।
बेटा एक त्रिभुज हमारा ये है और एक त्रिभुज ये है। समरूप में एक छोटा होता और एक बड़ा होता, ठीक है। तो पहला त्रिभुज है ए बी सी, तो यहां से नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, ए बी और ये सी। और दूसरा त्रिभुज है एक्स वाई जेड। जब हमने इसका नाम यहां से लिखा ए बी सी, तो दूसरे का भी नाम यहीं से लिखेंगे ए बी सी। तो इसका लिखेंगे एक्स वाई, यहां लिखना, इधर नहीं लिखना है, वाई और ये जेड, इस प्रकार। अब यहाँ पे जो कोण दे रखा, ए का मान है 75 अंश, अच्छी बात है भाई, और ये बाई का मान है 57 अंश। तो प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं? जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो ये 57 का है तो ये भी 57 का होगा, सॉरी ये 75 का है तो ये भी 75 का होगा। जब ये 57 है तो ये भी 57 का होगा। अब हमें यह भी पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण सी का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक, ये हमारा सी है, यही ज्ञात करना है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 57 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़िए, 7 5 12, 7 5 12 1 13 प्लस कोण सी बराबर 180 और 132 को उधर भेज दो। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 132, तो कोण सी बराबर हमारा 48 अंश निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 48 कहाँ पर है? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा आप लोग। 5 में दे रखा है cos थीटा बराबर sin थीटा। देखो यहाँ पर दे रखा है यदि, अब इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, cos थीटा बराबर sin थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मान हो, यानी कि थीटा का ऐसा मान लगाना दोनों पक्ष बराबर हो जाए, और थीटा जो होना चाहिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक। थीटा 0 के बराबर और 0 से बड़ा, यानी इस असमका का मतलब ये है जो थीटा का मान है 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे टेबल याद होनी चाहिए आपको, चलिए समझिएगा। तो cos थीटा बराबर sin थीटा। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे टेबल याद होनी चाहिए। तो अब आप ये बताइए टेबल में साइन और कॉस के किसके मान बराबर होते हैं? बेटा 45, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ पे हम 45 रख देंगे, थीटा बराबर 45 रख देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos 45 बराबर sin 45, दोनों पक्ष बराबर रहने चाहिए। तो cos 45 का मान 1/√2 और sin 45 का मान 1/√2, ठीक है। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 5 के बाद 6 नंबर देखिए आप। 6 नंबर में हमें बता रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है? वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिखाना है। चलिए समझिएगा। तो पहले आपको लिख देना वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, या वृत्त का परिमाप लिख दो, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर है। तो प्यारे बच्चों जो वृत्त का परिमाप होता है जिसे परिधि बोलते हैं, ठीक है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ पर क्या होगा? पाई से पाई कट जाएगा, 1r से 1r कट जाएगी, तो यहाँ पे r बराबर 2 बचा हुआ है, r बराबर 2 मात्रक या इकाई लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें? तो ये विकल्प नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा 95 और 152 का मासा होगा। तो प्यारे बच्चों मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, जो इन दोनों को पूरा विभाजित कर दे, यानी पूरा भाग लग जाए इन दोनों में। तो यहाँ पे देखो 57 का भाग नहीं लगेगा और 38 का भाग नहीं लगेगा, 19 का भाग इन दोनों संख्याओं में लग जाएगा, 19 का भाग इन दोनों संख्याओं में लग जाएगा, 19 पना 95 और 19 अट्ठे 152। तो इसका मासा सी यानी 19 वाला सही हो जाएगा।
अब इसको निकालें कैसे वो देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हम 19 को लिख सकते हैं, पहली संख्या दे रखी है हमारी 95, तो 95 को लिखेंगे 19 पना 95, ठीक है, इस प्रकार। तो दूसरी संख्या है हमारी 152, तो 152 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19, इस प्रकार। अब आपको यहाँ पे ऐसे लकीर करनी है, यहाँ लिख देना है मासा बराबर। तो बच्चों मासा क्या उभयनिष्ठ संख्या होती है, ठीक है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ देखिए कौन है, ये 19 रहा, तो मासा बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक। करोगे तो आप इस प्रकार इसको कर सकते हो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, बहुपद y बराबर px को ग्राफ पर दर्शाया गया है, तो बहुपद के मूल होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हमारा ग्राफ कहलाता, ठीक है, ये वाला ये हमारा ग्राफ है। तो आपको ये देखना है इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है। तो बच्चों देखो, एक बार ये काटा और एक बार ये काटा, कितनी बार काटा, 2 बार काटा है। तो यहाँ पे मूलों की संख्या 2 हो जाएगी, तो इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 इसको देखिए, रैखिक समीकरण युग्म एक ये दे रखा और एक ये दे रखा है, इनमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहले लिख लें 9। तो यहाँ पर जो समीकरण दे रखा एक्स प्लस वाई बराबर 4, फिर अगला समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 6। चलिए समझिएगा इसकी कहानी को भाई। तो बच्चों ये समीकरण नंबर 1 कर लो और ये समीकरण नंबर 2 कर लो, तो बाई से बाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 10, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, x बराबर 5। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर जो x बराबर 5 निकला तो यहाँ पे लगा देना हमें। तो आपका ये हो जाएगा 5 प्लस बाई बराबर 4, 5 को उधर भेजेंगे तो बाई बराबर 4 माइनस 5, तो बाई बराबर -1। तो बच्चों x का मान 5 है, बाई का मान -1 है, तो इसका आंसर निकलेगा 5 का मान -1। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले x का मान लिखा जाएगा। तो 5 का मान -1 कहाँ पर है, 5 का मान -1, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर, यदि -1/2 समीकरण का एक हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ही हम द्विघात समीकरण लिखेंगे, पूरा द्विघात समीकरण लिखने के बाद x बराबर -1/2 रखेंगे तो के का मान हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें लिख लेना नंबर 10, यहाँ पर लिखना x² माइनस के x -5/4 बराबर 0। तो जो -1/2 इसका एक हल है, तो x बराबर -1/2 रखने पर, तो बच्चों x की जगह पे -1/2 लगाना, यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर भी -1/2। तो -1/2 पे घात 2 माइनस, यहाँ पे लिखना है के -1/2 और -5/4 बराबर 0। एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो ये 1/4 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा k/2। अब एक काम करिए, इसको उधर भेज दो, अभी नहीं भेजो, चलो लिख लो पहले, बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों को पास पास लिख लो, या एक काम करो, इन दोनों को उस साइड भेज दो, तो k/2 बराबर ये 5/4 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1/4। और भाई ये संख्या माइनस की है, इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस की है, ये बराबर किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो k/2 इसके हर समान है, तो जब ये हर समान होंगे तो 4 में से 5 में से 1 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4/4 और ये इससे कट जाएगा 1 एकन 1 1 एकन 1, यानी 4 एकन 4 4 एकन बचेगा, फिर 2 का गुणा कर देंगे तो k बराबर निकलेगा 2। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ।
प्रश्न नंबर 11 देखिए आप, यहाँ पे एपी दे रखी थी 18, 50, 98 का अगला पद होगा ये बताना हमें। तो सबसे पहले हमें लिख लेनी एपी। एपी हमारी √18 कामा √50 कामा √98 और डैश डैश। ठीक, इसका अगला पद ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो 18 है ना, इस 18 को लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे 9 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक, और इसको लिखेंगे हम 9 दूनी 18 और इसको लिखेंगे 25 दूनी 50 लिख सकते हैं, कामा इसको लिखेंगे 49 दूनी। तो प्यारे बच्चों इसमें एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, देखो ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है, यानी यहाँ पे शुरुआत में विषम संख्याओं का वर्ग लिखा हुआ है। देखो ये हमारा क्या है बेटा, 3 का वर्ग है, 3 के बाद 5 का वर्ग है, फिर ये 7 का वर्ग है, अगली संख्या 9 का वर्ग आएगी। तो यहाँ पे 9 का वर्ग कितना होता है, 81 गुणा 2 हमें लिख देना है। विषम संख्याओं के वर्ग में 2 का गुणा किया गया है बेटा, ये 3 का गुणा, वो 3 का वर्ग 2, फिर 5 का वर्ग गुणा 2, फिर 7 का वर्ग गुणा 2, अब हमें 9 का वर्ग गुणा 2 लिखना है। तो इसका जो हल होगा 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16, तो 162 इसका अगला पद हो जाएगा। तो ये विकल्प नंबर हमें मिल जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा आप, प्रश्न दिखा दें मैं एक बार आपको। बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ही बिंदु दे रखा है और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बिंदु दे रखे ना, इनका वर्ग कर, इनके वर्गों का योग और फिर इनका वर्गमूल लेना है। चलिए समझिएगा पहले। तो पहले आपको लिख लो बिंदु, जो हमारे बिंदु हैं 2,3, बीच की मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी, ठीक, बिंदु और मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना √, इन दोनों का वर्ग कर दो, जोड़ दो इस प्रकार। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 9, तो जोड़ने पर प्राप्त होगा 13। ठीक, यही हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर समझ लो बेटा, एक बिंदु दे रखा है और मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आपको क्या करना है, बीच की दूरी बराबर जो यहाँ पे आपको बिंदु दिए हों, ठीक, उनका पहले ले लो वर्गमूल और वर्गमूल लेने के साथ इन दोनों के वर्गों का योग कर दो। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, जो आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 13 देखिए, दिए गए चित्र में ओपी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हमें एक चित्र दे रखा है, तो इस ओपी की माप ज्ञात करनी है। चलिए समझिएगा। तो देखो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा वृत्त का केंद्र है और ये हमारा स्पर्श बिंदु है और ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो बच्चों ये वाला कोण बनेगा 90 अंश का। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये 90 अंश का कोण बन गया तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी कर्ण और ये लंब कर लो और ये आधार कर लो, ठीक, बस एक यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये नहीं बदलती है। इन दोनों को चाहे लंब आधार कोई सा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिएगा आप, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, चाहो तो पहले त्रिभुज का नाम लिख लो, सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आप। कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो यहाँ पे लिख देना 25 का वर्ग, इसको आधार कर लो तो 24 का वर्ग, इसको लंब कर लो ओपी लिख लो, ठीक है, पीओ का वर्ग। तो 25 का वर्ग 625 होता है और 24 का वर्ग 576 और प्लस पीओ का वर्ग। अब इस 576 को इधर भेजो
625 माइनस 576 बराबर PO का वर्ग। घटाइए, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ पे बचा हुआ है 1, तो 12, और 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 15 में से 6 गया 9, यहाँ रह गया 1, तो 11, 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, इधर 0 हो जाएगा फिर हमारा, बराबर PO का वर्ग। तो प्यारे बच्चे 7 का वर्ग है, तो 7 का वर्ग बराबर PO का वर्ग, घात से घात कट जाएगी, तो PO बराबर 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 14, उसको देखिएगा आप। पहले तो आप प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे दे रखा है यदि tan थीटा बराबर है 4/5 तो इसका मान कितना होगा। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना यहाँ पर tan थीटा बराबर होगा 4/5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का। अगर नहीं याद है तो लिख लो इसको, लाल बट्टे कक्का। ये होता हमारा साइन और ये होता कॉस और ये होता टैन, और ये होता कॉसिक, ये होता सेक और ये होता है कॉट। तो बच्चों यहाँ पे टैन लिखा हुआ, टैन क्या, लंब बटा आधार। तो इसके सामने आपको लिख देना है लंब बटा आधार। तो लंब 4 हो जाएगा और आधार 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालनी है हमें। तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण तो हमें इसमें ज्ञात नहीं है, आधार कितना है 5 का वर्ग और प्लस लंब कितना है 4, तो 4 का वर्ग। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा 25 और ये बन जाएगा 16। 25 प्लस 16 जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा 41। ठीक है, यहाँ से घात हटेगा तो अंडर लग जाएगा हमारा, तो के बराबर 41 निकलेगा हमारा। अब यहाँ पर जो मान ज्ञात करना उसमें साइन कॉस है, तो साइन कॉस का पहले मान ज्ञात कर लीजिए साइड पे। तो बच्चों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना अंडर 41। फिर कॉस थीटा, कॉस होता आधार बटा कर्ण हमारा। देखो ये लिखा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना 5 है, तो 5 बटा अंडर 41। तो साइन कॉस के हमने मान ज्ञात कर लिए। अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और बटा 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। इसका मान ज्ञात करना हमें। चलिए समझिएगा, मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखना 5 गुणा साइन का मान कितना 4 बटा अंडर 41 माइनस 2 गुणा कॉस का मान 5 बटा अंडर 41 और बटा, यही मान नीचे लगाना है। तो पहले 5 गुणा 4 बटा अंडर 41, फिर आपको यहाँ पे लिखना है 2 गुणा कॉस थीटा का मान ये रहा 5 बटा अंडर 41। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और माइनस 5 दूनी 10। यहाँ पे देखो अंडर 41 ठीक, तो एक बार ऐसे लगा दो अंडर 41 और बटा 5 चौक 20 और प्लस 5 दूनी 10 और बटा अंडर 41। तो ये अंडर 41 से अंडर 41 हमारा कट जाएगा। काटने के बाद जो बचेगा 20 में से 10 घटाओ 10 और 20 और 10 30 हो जाएगा। अब ये काट दो, 0 से 0 काट दो, इसका आंसर निकला 1/3। ठीक है, तो 1/3 कहाँ पर है ये 1/3, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने प्रश्न सही तरीके से देखा तो विकल्प भी आपने देख लिया होगा, तो इसका 1/3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 में दे रखा है यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। चलिए समझिएगा इसको भी। तो वृत्त की परिधि, तो आपको लिखना है परिधि बराबर 44 और परिधि को लिखा जाता है 2 पाई r बराबर 44।
तो बच्चों 2 गुणा पाई का मान 22/7 लगाना है। r बराबर 44, बाय दूनी 44 r/7 बराबर 44। तो प्यारे बच्चों 44 से 44 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो r/7 बराबर 1, इसके नीचे कर लो, इसका इसमें तो r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 15 के बाद 16 नंबर देखिए आप। नंबर 16 है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या होगी, ये बताना है हमें। तो पहले तो आप इसमें लिख लीजिए मान, h बराबर है हमारी 12 सेंटीमीटर और इसके बाद तिर्यक ऊंचाई l बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसका सूत्र होता है l² बराबर h² प्लस r²। ये तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है हमारा। l का मान 13 तो यहाँ पे 13 का वर्ग, h का मान 12 तो 12 का वर्ग प्लस r का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 13 का वर्ग 169, इसका 144 और प्लस r का वर्ग। 144 को लाओ इधर तो 169 माइनस 144 बराबर r²। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25 पे घात r2 ऐसे करके, ठीक है। और इस 25 को लिख सकते हैं 5 पे घात 2 बराबर r पे घात 2, घात से घात कट जाएगी तो r बराबर 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक, टिक लगा लीजिए आप लोग, जहां पर भी 5 दिखे वहां टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 17 नंबर देखिए, इतने में ही काम हो जाएगा हमारा बेटा। 17 में दे रखा है संख्याओं 1 2 3 4 5 6 में सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। चलिए समझिए, पहले पहले संख्याएं लिख लें हम, 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों ये हमारे कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो किसकी प्रायिकता पहुंची? सम संख्या की प्रायिकता पहुंची। तो आपको इसमें ये देखना सम संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 सम संख्याएं हैं। तो आपको लिखना है P और कोष्ठक के अंदर सम संख्या। तो सम संख्या कितनी है? 1 2 3। तो आपको लिख देना 3/6। 6 का है, ये 6 हमारी कुल संख्याएं हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा आप, 17 के बाद 18 नंबर। बच्चों 18 नंबर है, निम्नलिखित आवृत्तियों में, ठीक, यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी में बहुलक होगा। तो प्यारे बच्चों बहुलक क्या होता है? जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है। यानी आपको इसमें ये देखना कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 1 2, और बाकी सभी संख्या एक ही बार आई हैं। 2 है वो 2 बार आया है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारे प्रश्न का बहुलक होता है। तो आपको इसमें ये देखना सबसे अधिक संख्या कौन सी है? 2 बार आया, एक यहाँ, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। बाकी सभी संख्या एक बार आई हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ए बराबर ये दिया हुआ है और बी बराबर ये है। ए और बी का लासा ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना ए बराबर PQ², फिर यहाँ पर हमें लिख लेना है B बराबर P²Q। तो प्यारे बच्चों इनका निकालना है हमें लासा। क्या निकालना है? लासा। तो लासा क्या होता है? लासा में सबसे बड़ी घातें लिखी जाती हैं। लासा में सबसे बड़ी घात लिखी जाती है। देखो यहाँ पर P है, यहाँ पर P² है, तो इन दोनों में किसकी घात बड़ी है? ये वाली बड़ी घात है, इसको लिखा जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए लासा में बड़ी घात वाला पद लिखा जाता है। यहाँ पर Q², यहाँ पर Q है, तो ये वाला लिखा जाएगा। तो बच्चों ये तो हो गया इसका लासा। और यहीं पे इसका मासा पूछ दे उसको देख लीजिए। तो नई लाइन से मासा में क्या होता है बच्चों? मासा में छोटी घात लिखी जाती है, लासा में बड़ी घात लिखी जाती है और मासा में छोटी घात लिखी जाती है। तो इन दोनों में छोटी घात किसकी? P की है, तो P लिखा जाएगा। इन दोनों में छोटी घात किसकी? Q की है, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पर 1 है। मासा में छोटी घात वाला पद लिखा जाता है Q। लो, अगर लासा पूछे तो यहाँ टिक लगा देना है और मासा पूछे तो यहाँ टिक लगा देना है। लासा में बड़ी घात लिखी जाती है
और मासा में छोटी घात लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा आप। हमारा प्रश्न है 20, यदि अल्फा व बीटा बहुपद इतने के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। देखो उसने कितना घुमा के बोल दिया बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है मूलों का योगफल ज्ञात करना, हमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले इसका बहुलक लिख लें हम, सॉरी बहुपद 3x² सॉरी 2x है यार, 2x प्लस का 5x प्लस का 2x² प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें ABC के मान छाट लीजिए आप। तो A बराबर बच्चों 2 हो जाएगा, B बराबर 5 हो जाएगा और C बराबर -6 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A होता है। शून्यकों का योगफल -B/A, तो इनका मान लगा दीजिए। माइनस चिन्ह पहले लगा लो, ये वाला। B का मान कितना 5 है, A का मान 2 है, और यही हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, -5/2। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। खंड बा और प्रश्न नंबर पहले का सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपर में संख्या है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना 2 माइनस √5 एक परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 माइनस √5 बराबर P/Q, और इसके सामने लिखना है आपको जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, इस प्रकार। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस P/Q को इधर लाओ और माइनस √5 को उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा 2 माइनस P/Q बराबर √5, इस प्रकार। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2Q माइनस P/Q बराबर √5। बस आपको इतना ही छोड़ देना। अब इसकी हिंदी लिखनी है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2Q माइनस P/Q एक परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये भी परमेय संख्या होगी। ठीक है, परमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परमेय संख्या है। नई लाइन से लिखना है, लेकिन विरोधाभास के कारण √5 एक अपरमेय संख्या है। नई लाइन से, इसलिए 2 माइनस √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। अब प्रश्न नंबर है हमारा खरगोश, इसको देखिएगा आप लोग। पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर इसके बाद हल करें हम। यहाँ पे लिखा हुआ 2 संपूरक कोण। बेटा संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो। जिन दो कोणों का योग
180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। जो हमारा बड़ा कोण है ना छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना छोटा कोण बराबर x अंश, और जो बड़ा कोण है इससे 36 अधिक है, तो नई लाइन से बड़ा कोण बराबर x प्लस 36। ठीक है, अब ये दोनों संपूरक कोण है, तो संपूरक कोणों का योग 360 होता है, तो 180 अंश होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे x और x प्लस 36 बराबर 180 अंश। संपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। तो छोटा कोण हमारा x है, बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, पर इन दोनों का योग कितना है 180 अंश है। x 2x और 180 माइनस 36, तो 2x बराबर घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, एक इतना बचा हुआ, ऐसे काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो x बराबर 72। ठीक है, ये हमारा छोटा कोण निकला। देखो हमने x को छोटा कोण माना था, अब नई लाइन से लिख देना बड़ा कोण। तो बच्चों बड़ा कोण है x प्लस 36, तो x की जगह पे 72 लगा दीजिए, 72 प्लस 36 जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 108। तो जो हमारा आंसर निकलेगा 72, 108। यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। ठीक, यहाँ पे डिग्री भी लगा दीजिए ऊपर। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है गा गमला। यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द होता है इनको किनारे पे लिखते हैं और इसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लो इस प्रकार। जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द होता है उनको लिखते हैं किनारे पर। ठीक है, तो -6, 10 और 3, -8, जो हमारा पहला बिंदु यहाँ कर लो P, उसको यहाँ रखिए -4, 6। ये जो बिंदु P है ना, A B को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों ये वाली दूरी मान लेंगे हम m और ये वाली दूरी मान लेंगे हम 1। तो नई लाइन से लिखना है बिंदु -6, 10 तथा 3, -8, जो हमने अनुपात माना है, अनुपात m/1। तो बच्चों में P के निर्देशांक निकालने हैं, तो P के निर्देशांक बराबर सूत्र होता है हमारा m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये हमारा सूत्र होता है। तो मान लगा दीजिए। तो बच्चों ये m1 और ये m2 है, x1 y1 x2 y2। तो m1 की जगह पे m लगाना है, x2 की जगह पे 3 लगाना है, प्लस m2 की जगह पे 1 लगाना है, और x1 की जगह पे आपको लगाना -6 बटा m1 प्लस m2, ये रहा m प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पर m1 का मान m, y2 का मान -8, m2 का मान 1
और y1 का मान 10 बटा m1 का मान m और m2 का मान 1। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए आप, तो ये बन जाएगा 3m और माइनस का 6 और बटा m प्लस 1 कामा माइनस का 8m और प्लस का 10 और बटा m प्लस 1। अब प्यार बच्चों ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p के निर्देशांक, और p के निर्देशांक हमारे पास है कितने, -4 कामा 6, तो इस साइड लिख देना -4 कामा 6। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो ये वाली कहलाती है भुज, या तो आप यहाँ पर भुज बराबर भुज कर दो या फिर कोट बराबर कोट कर दो, आंसर दोनों से निकल के आ जाएगा। चाहो तो आप भुज बराबर भुज करो या कोट बराबर कोट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भुज बराबर भुज करेंगे, -4 बराबर 3m माइनस का 6 और m प्लस 1, इसके नीचे 1 कर लो। तो बच्चों इसका गुणा इसमें करना और इसका इसमें करना है, या चलो पहले इसका कर लो। तो जब इसका इसमें करेंगे तो 3m माइनस का 6 हो जाएगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4m और माइनस का 4 हो जाएगा। अरे भैया -4 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो -4 या -4 बन जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 3m, ये माइनस और प्लस हो जाएगा 4m बराबर ये माइनस का 4 और इसको उधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6, ये 7m हो जाएगा और ये बचेगा 2, और m का भाग 7 का भाग लगा देंगे तो m बराबर 2/7। तो नई लाइन से आपको लिख देना अनुपात बराबर निकलेगा 2:7, ठीक। और बेटा यही हमारे प्रश्न का आंसर आ गया, बट्टे को हम अनुपात लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है पहले का घ, यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और साइन बराबर इतना है, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात करना है, चलिए समझिएगा। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है cos a माइनस बी बराबर √3/2, ठीक। तो बच्चों इसमें आपको ये देखना है, पहले इसको लिख लीजिए, दूसरा ये है, पहले हल कर लो। यहाँ पे cos है तो cos में ही देखो ये वाला मान किसका है, 30 का है, तो आपको लिखना है cos a माइनस बी बराबर cos 30, ये cos से cos चला जाएगा तो a माइनस बी बराबर 30, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। अब यहाँ पे साइन दे रखा है, यहाँ पर साइन a प्लस बी और बराबर √3/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन है तो साइन में ही देखिए ये मान किसका है, साइन a प्लस बी बराबर साइन 60 का मान है ये, ठीक है। तो साइन से साइन चला जाएगा तो a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब जो पहला समीकरण उठा के इसके नीचे लिख दीजिए आप, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर पहला है, इससे ये कट जाएगा तो 2a बराबर निकलेगा हमारा 90, इससे कट जाएगा तो 45, तो a बराबर 45 निकला। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर a बराबर 45 है तो यहाँ पे लगा दो, तो आपका ये हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60, इस 45 को उधर भेज दो तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर निकलेगा हमारा 15, ठीक है। और यही हमारे प्रश्न का हल हो गया बेटा, a का मान 45 और b का मान 15। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला है, उसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1,2 0,0 x, y सररेख हैं। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखना 1,2 0,0 और x, y,
ठीक है, तो ये सररेख है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सररेख होने का प्रतिबंध। सररेख होने का प्रतिबंध। तो बच्चों ये वाला जो मान होता है ना, ये x1 का, y1 का, x2, y2, x3 और ये y3। तो सररेख होने का प्रतिबंध जो सूत्र होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। यहाँ पे y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y। अब आपको यहाँ पे लिखना 23, 31, 12, 23, 31 और ये 12। अब ये वाले मान सब इसमें लगा दीजिए आप। x1 का मान 1, y2 का मान 0 और y3 का मान है y। ठीक, यहाँ पे ये x और ये y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम y प्लस x2 बटा x2 का मान कितना 0 है। और जब कोष्टक से बाहर 0 मिल जाए तो अंदर वाली संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब 0 बन जाएगा। प्लस x3 का मान x, y1 का मान 2 और y2 का मान 0 और बराबर 0। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1 और कोष्टक के अंदर माइनस का y, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 2x और बराबर 0। अब इसको थोड़ा ठीक करके लगा दीजिए, ये हो जाएगा 2x और 1 का गुणा इसमें करें तो माइनस का y बराबर 0। बस यही हमारे प्रश्न का हल आ गया, इतना ही आपको ये करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा आप। और चाहो तो आप इसको ये लिख सकते हो, इस y को उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर आप 2x और लिख सकते हो। ठीक, चाहे इतना छोड़ दो चाहे इतना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा आपका। अब प्रश्न नंबर 4 चम्मच है, इसको देखिएगा। पहले का चा, पहले प्रश्न देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये टेबल दे रखी है, इसका बहुलक ज्ञात करना है हमें। तो जो हमारा पहला कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है वर्ग अंतराल। अगला कॉलम है बारंबारता, यहाँ पर लिखेंगे 0 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। बारंबारता में दिया हुआ 6, 8, 2, 3 और ये 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या है 8, तो 8 के सामने लिखना f1 और इससे नीचे लिखना है f2 और इससे ऊपर लिखना आपको f0 और f1 के सामने लिखना l। तो l बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब इसके बाद इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पे h बराबर लिख लेना है 2। अब बहुलक का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर हम। तो हमें लिख लेना है बहुलक बराबर सूत्र होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h। बेटा ये सूत्र होता है बहुलक का। तो जो हमने ऊपर मान छांटे हैं ना, सब यहाँ पे लगा दीजिए आप लोग। l का मान 3 प्लस f1 का मान 8, f0 का मान 6 बटा 2 गुणा f1 का मान है f0 माइनस f0 का मान 6 और f2 का मान 2 और इंटू h का मान 2। इसको हल करिए तो यहाँ पर 3, यहाँ पे बचेगा हमारा 2, 8 दूनी 16 और माइनस 8 ये हो जाएगा और इंटू में 2।
तो बच्चों 2 दूनी 4 कर लीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 दूनी 4 और बटा यहाँ पर 8 बचेगा हमारा। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 3 प्लस 1/2, तो 1/2 चाहो तो इसको 4 2 3 6 और 1 7, 7/2। ठीक, 2 में 7, 2 का भाग 7 में लगा दो, 3.5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 2 है, किन्हीं 5 खंडों को हल करना, लेकिन हम यहाँ पे सभी हल करके दिखाएंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, चित्र में यदि BD लंब AC और CE लंब AB है तो सिद्ध कीजिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो ये हमारा चित्र रहा। ठीक, तो पहले चित्र को बनाना है हमें। तो पहले नंबर लिख लें हम दूसरे का बोर्ड की परीक्षा में ऐसे करके नंबर आपको डालना है। ठीक है, नंबर जरूर डालेंगे, दूसरे का दूसरे का खा। तो पहले बना लें हम चित्र यहाँ पर इस प्रकार खींचना है आपको, फिर इसको यहाँ से इस प्रकार मिला देना है। तो यहाँ पे लिखा है A, यहाँ लिखा हुआ है E, यहाँ लिखा हुआ है B, यहाँ पे लिखा C, इस वाले बिंदु पर F और यहाँ पे दे देना है D। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है BD लंब AC तथा CE लंब AB। तो पहले तो ये देखो लंब है कहाँ पर, ये BD लंब AC, तो देखो ये रहा बेटा BD हमारा। ठीक है, और ये किस पर है, AC पर लंब है, तो ये वाला कोण 90 अंश का होगा और इधर वाला भी 90 अंश का होगा। फिर CE लंब AB, फिर ये लंब है किस पर है, AB पर है, तो ये वाला कोण हमारा 90 अंश हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखना सिद्ध करना है आपको, यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ADB, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने, और ये दोनों त्रिभुज हैं कहाँ पर, AEC ADB, ये दिखाने हैं। तो नई लाइन से लिखना हमें उपपत्ति, इन्हीं दोनों त्रिभुजों का नाम ले लो, त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों देखो ये कोण 90 अंश का और ये 90 अंश का है। तो पहले ये लिखेंगे AEC, कोण AEC और बराबर कोण ADB और बराबर 90 अंश, और आगे लिख देना है आपको दिया है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये वाला कोण हो जाएगा ओवेनिष्ठ। देखो ये कोण इस त्रिभुज में भी आएगा और इस त्रिभुज में भी आएगा, तो ये वाला कोण हो जाएगा ओवेनिष्ठ। तो आपको नई लाइन से लिखना है कोण A बराबर कोण A, और आगे लिख देना है ओवेनिष्ठ। ठीक, बस यही हमारा प्रश्न हल हो जाता। तो लिखना इसलिए त्रिभुज AEC और समरूप त्रिभुज ADB, कौन सी कसौटी, ए वाली कसौटी लग जाएगी। ठीक है, इसके आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का, ये तो का था, अब खा देखिएगा आप। तो दूसरे का खा है, द्विघात समीकरण √3x² - 11x + 8 √3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस संख्या का गुणा इस √3 में करना है। तो देखो √3 में √3 का करेंगे 3, √3 का गुणा √3 में करेंगे 3, और फिर ये 8 बच जाएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा। थोड़ा 60 पे करके दिखा दें हम आपको, √3 गुणा 8 √3। तो बच्चों √3 का √3 में करेंगे 3 और 3 8 24, तो 24 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 11 मिल जाए, तो 8 3 24। ठीक है, चलिए समझिएगा। पहली संख्या अंतिम संख्या में कोई बदलाव नहीं करेंगे हम। तो √3x² - x, और इस 11 की जगह पे लिखेंगे 8 + 3 और प्लस का 8 √3 बराबर 0।
तो √3x², इसका अंदर गुणा करेंगे तो 8x माइनस का 3x और प्लस का 8 √3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 3x² माइनस का 8x माइनस इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, ऐसे करके लिख सकते हैं। जब इनका गुणा कराएंगे 3 ही बन जाएगा हमारा, प्लस 8 √3 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से कॉमन लेंगे x, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो √3x माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर भी √3 और इसमें भी √3 है। तो जब √3 माइनस का √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3x माइनस का 8 बराबर 0। अब ये दोनों संख्या एक जैसी हैं हमारी, तो √3x माइनस का 8 फिर ax माइनस √3 और बराबर 0। अब मान निकाल लीजिए x का, पहले इसको देखिएगा, √3x माइनस 8 बराबर 0, 8 को उधर भेजो, √3x बराबर 8 फिर √3 का भाग लग जाएगा, तो x बराबर 8 बटा √3। फिर इसको देखेंगे ax माइनस √3 बराबर 0, √3 को उधर भेज दो तो x बराबर √3। ठीक, यही हमारा हल हो गया। इतना ही करके आपको छोड़ देना, ज़्यादा नहीं करना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर ग गमला की तरफ। 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बना लेना आपको एक गोला, इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया। तो बच्चों ये हमारा एक बेलन है। जब किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाए तो दोनों के आयतन समान होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये गोला है और ये बेलन है, इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या दे रखी है r, यहाँ पे इसके नीचे लिखना r बराबर 4.2 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, ठीक, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसको छोटी r कर लो तो r बराबर 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक बार पे समझिए, इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों के आयतन बराबर होंगे। गोले की त्रिज्या दे रखी है 4.2 और बेलन की त्रिज्या दे रखी है 6 और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, बड़ी r लिखी है इसकी, जब मैंने बड़ी r ली है 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई r² h। तो बच्चों पाई से पाई निकाल दो, 4/3, इस r का मान है 4.2 और 4.2 और ये हमारा हो जाएगा, r का मान 6 है तो 6 गुणा 6 और h तो हमें बेटा ज्ञात ही करना है। इसका दशमलव घटाओ, नीचे 0 कर लो, 10 कर लो, यहाँ पर भी 10 कर लो और यहाँ पर भी 10 कर लो। तो पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है 4 गुणा 42 गुणा 42 और गुणा 42 और बटा 3 गुणा 1000, ठीक है, बराबर 6 गुणा 6 इंटू h। इस प्रकार अब देखिए कैसे काटते हैं इसको हम। तो 6 एकन 6, 6 सत्ते 42 और 6 एकन 6, 6 सत्ते 42, इस प्रकार। अब ये काट दो, 3 एकन 3, ये हो जाएगा 3 एकन 3 और 3 चौक 12, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तो बचेगा h, तो इधर गुणा कर लीजिए, 14 चौकू 56 गुणा 49, ठीक है, 14 चौको 56 और 7 सत्ते 49 और बटा 1000 और बराबर h। अब इन दोनों का गुणा करेंगे हम बच्चों, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले h बराबर लिख लो आके इधर, ठीक है, h बराबर, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना निकल के आएगा हमारा, ठीक है, 2744 और बटा 1000। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 जीरो हैं, यानी 1000 का इसमें भाग लगाना, तो h बराबर हो जाएगा 2.744, ठीक, और चाहो तो इतना छोड़ दो या फिर लास्ट वाला अंक हटा दीजिए आप लोग, तो h बराबर निकलेगा 2.74 सेंटीमीटर और यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा।
ठीक है, दशमलव से पीछे 2 अंक लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये वाला अंक 5 से बड़ा होता तो इसको हटा देते, यहाँ पर 1 बढ़ा देते, 4 की जगह 5 कर देते। ये जो अंक है ना, हटाने वाला अंक है वो 4 से यानी 5 से छोटा है। ठीक, जब 5 से छोटा इसको सिर्फ हटा देंगे हम। अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न है हमारा दूसरे का घात निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एक टेबल दे रखी, इसका माध्य ज्ञात करना है। चलिए समझ लीजिए इसको भी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अगला कॉलम है बारंबारता। तो प्यारे बच्चों, माध्य ज्ञात करने के लिए निकाली जाती है संचयी बारंबारता। नहीं सॉरी, माध्य निकालना है इसका। क्या निकालना है? माध्य। इसकी तो बड़ी कहानी विचित्र है यार। ठीक, तो माध्य निकालने के लिए इसका निकालेंगे मध्यमान। यहाँ पे दे रखा है 10 से 25, 25 से 40 और 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। अब बच्चों इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा कठिन है। देखो इन प्रश्नों में क्या होता है, आपको जोड़ गुणा भाग घटाना अच्छे तरीके से आने चाहिए, तो गलती नहीं होगी। बारंबारता में दे रखा है 2, 3, 7, 6, 8 और ये 4। तो अगला कॉलम बनाना हमें मध्यमान। तो यहाँ पे लिख लेना है मध्यमान। तो बच्चों मध्यमान को लिखा जाता है x से। ठीक, तो यहाँ पे x और बारंबारता को लिखा जाता है f से, इस प्रकार। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 35 और 35 का आधा हो जाएगा 17 दूनी 34, 17.5, 17.5 हो जाएगा। अब आप इसमें ये देखिए, इसमें कितने कितने का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है बच्चों? 15 का अंतर है, देखिएगा आप लोग। तो इस 17 में 15 जोड़िए। ठीक, 17 में 15 जोड़ेंगे, 7 5 12, 32 हो जाएगा हमारा, 32.5। ठीक, इसमें 15 जोड़ना है आपको। अब 32 में 15 जोड़ो, देखो 32 में 15 जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 47। तो यहाँ पे 47.5। ठीक, अब 47 में 15 जोड़ेंगे, 47 में 15 जोड़ेंगे, 7 5 12, 4 1 5 और 6 62 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 62.5। अब इसमें 15 जोड़ेंगे। ठीक है, जब इसमें 15 जोड़ेंगे, 62 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, 77.5। अब इसमें 15 जोड़ना है, 77 में 15 जोड़ना है, 7 5 12, 7 8 और 1 9। तो 92 हमें लग रहा गलत हो गया। गलत नहीं, सही है। ठीक है, इस प्रकार। अब हमें अगला कॉलम बनाना है यहाँ पर f इंटू एक्स। इन दोनों का गुणा करना। ठीक, और गुणा ध्यान समझिएगा, गुणा पीछे से करते हैं। देखो 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1 लगी है। फिर 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब देखो 10 से पीछे 1 अंक है तो आपको यहाँ पे लगा देना 10। 3 का करेंगे, 3 पंजे 15 की 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिरका 9 और 10 से पीछे 1 अंक तो 1 अंक लगा देना है। 7 पन्ना 35 की 5, हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, हासिल 5 और 7 चौक 28, 28 5 33, हासिल और दशमलव सही लगाना, गुणा भी सही करना है। 6 पंजा 30 की 0, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, छतरंग 36 और 1 37 और दशमलव लगा देना यहाँ पर। 8 पन्ना 40 की 0, हासिल लगी 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, हासिल 6, 8 सत्ते 56, 56 और 6 62। ठीक, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह।
अब क्या करना हमें, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 हासिल 1, और 4 नेम 36 और 1 37, यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव। इस प्रकार अब प्यारे बच्चों इनको जोड़ना है, तो इस बारंबारता को जोड़ेंगे, इसको जोड़ को बोला जाता है सिग्मा एफ। तो इसको जोड़िए, ये 10 तो ये बन गया 10, 10 और 10 20 और 20 30, इसका जोड़ हो जाएगा 30। अब इसके बाद यहाँ पर इसके जोड़ को लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, चलिए इसको जोड़िए। तो देखो बच्चों 5 5 10, 10 की 0, ठीक है, हासिल 1 लगे, ध्यान रखिएगा। 7 5 12, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 5 19, 19 और 1 हासिल 20। एक बार फिर जोड़ लें, देखो 7 5 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 और 1 20 हासिल 2 लगी है। अब 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 और 7 31, 31 और 2 हासिल 33, हासिल 3, 6 6 6 12 और 12 और 3, 12 और 3 15 और 15 3 18। इस प्रकार अब यहाँ पे जो उसका सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से इस प्रश्न को हमने हल किया है, ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर होता आता है हमारा सिग्मा एक्स एफ, एक्स एफ या एफ एक्स एक ही बात है, और सिग्मा एफ इसका मान लगा दीजिए। तो इसका मान है 18 30 और बटा 30। तो बच्चों 0 से 0 कट जाएगा, उसमें 3 का भाग लगाइए। तो देखो 3 छक 18, 3 एकन 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 61। तो बच्चों इसका आंसर आना चाहिए, बड़ी मेहनत की इस प्रश्न में यार। हाँ ठीक सही है, बिल्कुल सही निकला। तो इसी प्रकार आपको जोड़ गुणा भाग घटाना बहुत अच्छे तरीके से करना है बच्चों। आपको अगर नेक भी गलती हो जाती है सवाल पूरा गलत हो जाएगा भाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, इसका है 5वां, यहाँ खाली देखिएगा आप लोग। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बना लेना आपको एक समतल। जब बोर्ड की परीक्षा देने जाओ तो पटरी प्रकार पेंसिल लेके ही जाना आपको, ठीक। ये चित्र बनाना है पेंसिल से ही बनाना है आपको। तो सबसे पहले ये हमारा समतल है और ये हमारा एक बहुमंजिल, बहुमंजिल का मतलब है लगभग 7-8 मंजिला कोई मकान होगा हमारा, ठीक है। और ये हमारा है एक स्तंभ। तो बहुमंजिल के शिखर से, ठीक, बहुमंजिल के शिखर से इस स्तंभ का शिखर और इसका तल कि जो अवनमन कोण है क्रमशः 30 और 45 है। तो ये वाला 30 हो जाएगा और ये वाला 45 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से एक रेखा खींचनी इस प्रकार ये। तो इसका नाम लिखेंगे ए बी सी डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर आपको लिखना एफ। तो बच्चों ये जो हमारा एक स्तंभ है इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। तो जब ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी हमारी, ठीक। और ये वाली दूरी कर लो एच। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x, और ये दूरी जब x है तो ये भी दूरी हमारी x हो जाएगी। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, ये हमारा एक स्तंभ है और ये हमारा एक बहुमंजिल भवन है। तो इन स्तंभ और भवन के बीच की दूरी और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिख लेना यहाँ पर माना BD एक बहुमंजिले भवन तथा AF एक स्तंभ है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज लेना है FCD में, त्रिभुज FCD में tan 30 लंब बटा आधार। तो बच्चों ये लंब और ये आधार, H बटा x हो जाएगा। tan 30 का मान बच्चे को पता है
और नहीं पता बेटा वो आपकी गलती है। एच बटा एक्स, tan 30 का मान 1/√3, इसका इसमें इसका इसमें, तो एक्स बराबर हो जाएगा √3h। और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद त्रिभुज लेना है ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 45 लेना है आपको। यहाँ पर tan 45 लंब बटा आधार, तो एच प्लस 10 बटा एक्स, एच प्लस 10 बटा एक्स। और tan 45 का मान 1, तो एच प्लस 10, और इस एक्स की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए √3h। इसके नीचे 1 कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा √3h बराबर एच प्लस 10, और इस एच को ले आइए इधर, तो √3h माइनस का एच बराबर 10। अब यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से हम एच कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 10, इसका भाग लगा देंगे, तो एच बराबर निकलेगा 10 बटा √3 माइनस 1। अब इसका परमेकड़ करना है, तो माइनस है प्लस हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, तो ये बनेगा 10 √3 प्लस 1। यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आपका 3 माइनस 1 बन जाएगा, तो एच बराबर 10 और कोष्टक के अंदर √3 प्लस 1 और बटा 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे इस 5 का अंदर गुणा कर देंगे, तो एच बराबर हो जाएगा हमारा 5 √3 और प्लस 5, ठीक, ये ऐसे लिख दो मीटर। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा देना है आपको, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना है भवनों के बीच की दूरी। हमारे पास जगह नहीं बची है, आप लोग इसके नीचे ही लिखिए। तो पहले इतना नोट कर लीजिए यहाँ तक आप, ठीक है। इससे आगे का ऊपर बढ़ रहे हैं, तो आपको लिखना है स्तंभ और भवन के बीच की दूरी। स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x है, और x का मान हमने कितना निकाला? ये हमारा x का मान है, तो √3h। और h का मान कितना है? h का मान जो अभी निकाला था ये वाला, ठीक, ये सब लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखना 5 √3 और प्लस 5, इसका √3 का अंदर गुणा करिए, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 3 और 3 पंजे 15 और प्लस 5 √3। अब चाहो तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो, जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 3 और प्लस √3 बचेगा। एक तो आंसर ये निकला है। अब यहाँ पे लिखना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिल भवन हमारा बेटा यही तो है BD, ठीक, कौन सा BD? तो आपको नहीं आंसर करना, BD बराबर 10 प्लस h, और h का मान हमारा ये रहा, तो लगा दीजिए h की जगह पे 10 प्लस, और इस h की जगह पे 5 √3 और प्लस 5, तो 10 5 15, 15 प्लस 5 √3। अब यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 5 प्लस √3, और आपको यहाँ पे लिख देना मीटर। तो यही हमारे प्रश्न का हल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा प्रश्न हल हो जाता है। और यहाँ पे √3 का तो मान रखने के लिए दिया नहीं है। ये जो प्रश्न हमने लगाया है दूसरे का 5वां, ठीक, सही प्यारे बच्चे, जो हमने इसके आंसर निकाले यही आंसर हमारे ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे का 5वें का अथवा, तो यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, तो इसमें जो त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक, ये इसका चित्र है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले बना लें हम चित्र इस प्रकार। प्यारे बच्चों, ये हमारा एक चतुर्थांश है। क्या है ये? एक चतुर्थांश है। तो इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका।
यहाँ पे लिखा हुआ बी, यहाँ पे लिखा हुआ ओ, यहाँ डी, और ये ए, और यहाँ पे लिखा हुआ सी। तो यहाँ पे ये हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है बच्चों, ठीक है। ये हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे जो ये त्रिज्या दे रखी है 3.5, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद ओडी की माप भी दे रखी है, ये हमारी ओडी है बच्चों ये, ठीक। इसकी जो माप है वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लो R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ओ डी बराबर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये हमारा एक त्रिज्यखंड है। क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक। त्रिज्यखंड का ये वाला कोण कितना होगा, 90 अंश, चतुर्थांश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस हमें ये वाला त्रिभुज घटा देना। और प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज है ना हमारा, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी DO, ठीक। अब इसमें मान लगा दीजिए। पाई का मान यहाँ पे आपको 22/7 लगाना है। 1/4 पाई का मान 22/7 माइनस आर का मान कितना है, 3.5 है। गुणा चिन्ह लगा के 3.5 और गुणा 3.5, ठीक। यहाँ पे बच्चों गुणा का चिन्ह लगाना, माइनस का चिन्ह नहीं लगाना आपको। 4/3 22/7, आर का मान 3.5 माइनस 1/2 BO का मान है हमारा 3.5, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है हमारी। और इसके बाद OD का मान है 2, तो यहाँ पे आपको 2 लगा देना है। चलिए समझिएगा, चाहो तो इसका दशमलव बटा दो, ठीक, बटा 10 हो जाएगा। इसका हटाएंगे, बटा 10 हो जाएगा। तो पहले थोड़ा इसको दोबारा से लिख लो, 1/4 गुणा 22/7 गुणा 35/10 और गुणा 35/10। अगर काटना चाहो तो आप यहीं पर भी काट सकते हो। तो ये 35 दूनी 70 हो जाएगा। 1/2 गुणा 35 दूनी 70, और देखो दशमलव से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, ठीक। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 7 से ये 7 कट जाएगा, और 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2। तो जो बेटा ऊपर बचेगा 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा माइनस का 7/2। अब इसको थोड़ा हल करिए आप। तो यहाँ पे इन दोनों को लासा ले लो, लासा आएगा 8, तो 8 एकन 8 77 रहेगा। 2 चौकू 8, 4 बार गया, और 4 गुणा 7 में 7 चौक 28। घटा दीजिए इसको, 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर रह गया 6, और 6 में से जाएगा 2, तो बचेगा 4/8। 8 का इसमें भाग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, दशमलव 10 हो जाएगा। और ये 8 एकन 8, फिर 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 पन्ना 40, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका हम आपको भाग लगा के दिखा दें एक बार हम। और देखो ये वाला अंक है ना, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका, यानी 6.13 वर्ग सेंटीमीटर। और चाहिए आप इतना ही छोड़ दो, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक, इतना ही छोड़ सकते हैं आप। और भाग तो आप जानते ही होंगे, ठीक। चलो फिर भी लगा के दिखा दें। 49, देखो 8 छंग 48, बच्चों यहाँ पे एक बचा हुआ है, यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0। 8 एकन 8, यहाँ पे 2 बचा, फिर 0। 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, 8 पन्ना 40। इस प्रकार हमने भाग लगाया ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है दूसरे का चा।
निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 28.5 है। यदि बारंबारता का योग 60 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख लेना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे लिखना बारंबारता, फिर अगला कॉलम लिखना संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में लिखना है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता में लिखना है 5, x 20, 15 और ये 22 और ये 5। अब हमें बनानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, पहले ये वाला 5 लिख लो, 5 में x को जोड़ो, 5 प्लस x, अब इसमें 20 जोड़ो, 25 प्लस x और 25 में 15 जोड़ो, 40 प्लस x और 40 में ये 22 जोड़ो, 40 प्लस x प्लस 22 और इसमें ये 5 जोड़ो, 45 प्लस x प्लस 22। इस प्रकार। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो मान होता ना बेटा, ये वाला मान होता हमारा n का, ठीक, किसका मान होता है, n बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है n बराबर। और इसके बाद जो यहाँ पे बारंबारता दे रखी है, इस बारंबारता का योग है 60। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है 60। और प्यारे बच्चों यहाँ पे चाहो तो n मत लिखो, ठीक, हटाओ, ये इसकी जरूरत नहीं है। और ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये कहलाता हमारा n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, तो आपको लिखना है 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। इस 45 को उधर भेज दीजिए, तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा हमारा 15। और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, नंबर 1 लिख लीजिए। और प्यारे बच्चों इसका जो माध्यक दे रखा है, माध्यक बराबर दे रखा है 28.5। तो आपको इसमें ये देखना है 28.5 वर्ग अंतराल में कहाँ पर मिलेगा। तो देखो 28.5, तो प्यारे बच्चों 28.5 यहाँ पर मिलेगा। तो ये वाला मान हो जाएगा हमारा l का, l बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा f, इससे सामने से ऊपर ये हो जाएगा हमारा cf। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो यहाँ पे h बराबर लिख लीजिए 10 कहीं दूरी पर। अब आपको लगाना माध्यक का सूत्र। तो प्यारे बच्चों ये माध्यक लिखा, तो माध्यक की जगह पे लिखा जाएगा l प्लस n/2 माइनस CF बटा f इंटू h बराबर 28.5। इस प्रकार l का मान कितना है, l का मान 20 है। देखो यहाँ पे जो मैंने यही वाले मान लिखने हैं, ठीक है, इसकी जगह यानी l की जगह पे 20 लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना 20 और प्लस n का मान कितना है, देखो ये n का मान 60 है। यहाँ पे समझिए बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता की अंतिम संख्या, ठीक, ये n कहलाता है। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो n की जगह पे लिखना है 60/2 और CF की जगह पे लिखना है 5 प्लस x और f की जगह पे लिखना है 20 और h का मान 10 बराबर 28.5। अब यहाँ पे 20 को उधर भेज दो और बच्चों ये कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 30। इस 20 को उधर भेजेंगे हम, तो और जब कोष्टक से बाहर माइनस चिन्ह तो इनका चिन्ह बदलेगा, 30 माइनस 5 और माइनस x और बटा ये 0 से 0 काट दो, तो यहाँ पे 2 बचेगा बराबर 28.5। ये माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारा 25 माइनस x बटा 2 बराबर ये हो जाएगा 8.5। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, तो 25 माइनस x बराबर हो जाएगा 85 दूनी, देखो 2 अट्ठे 2 पंजे 10
8 दूनी 16 और एक 17 इस प्रकार, और 10 होने से पीछे एक अंक तो यहाँ पे लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना, इस x को ले आओ उधर, 17 को ले आओ इधर, तो 25 माइनस 17 बराबर x, तो x बराबर बचेगा हमारा 8, और ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा देना है। तो यहाँ पे लिख दो 1 में रखने पर, और एक समीकरण कहाँ है हमारा, 1 बेटा ये है, तो x की जगह पे हमें 8 लगा देना है। तो 8 प्लस y बराबर 15, और इस 8 को उधर भेज दो तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर 7। तो यही दोनों हमारे प्रश्न के आंसर आ गए। ठीक है, x बराबर 8 आ गया, y बराबर 7 हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है, यदि इनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योगफल। तो प्यारे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लें पर सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, ऐसे करके। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 400। तो यहाँ पे 400 दे रखा है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। फिर आगे प्रश्न ये कह रहा है इनके क्षेत्रफलों के परिमापों का अंतर 16 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ये हमारा सूत्र है। तो इसका परिमाप कितना होगा बच्चों, इसका परिमाप कितना होगा, 4x होगा, इसका परिमाप कितना होगा, 4y होगा, इनका अंतर बराबर कितना है, 16 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 कामा ले लेंगे, जो 4 कामा लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 16, x माइनस वाई बराबर 16। तो 4 एकन 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर ये हो जाएगा 4 का वर्ग। तो अब आपको लगाना a माइनस बी का होल वर्ग यहाँ पर। तो बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x बाई बराबर ये हो जाएगा हमारा 16। अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ऊपर दे रखा है, कितना है, 400 है। तो यहाँ पे आपको 400 लगा देना है। तो 400 माइनस 2x बाई बराबर 16, इस 400 को भेजिए इधर, तो माइनस 2x बाई बराबर हो जाएगा 16 माइनस 400। तो माइनस 2x बाई बराबर हो जाएगा, घटाइए इसमें से, तो ये बचेगा हमारा 10 में से 6 जाएगा 4, 384 बचेगा हमारा। ठीक है, वही माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2 नेम 18 और 2 दूनी 4। तो x बाई बराबर हो जाएगा 192। अब प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान समझिएगा आप लोग, देखो यहाँ पे इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल है 192 और इनका अंतर कितना है, 4 है। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, 192 के ऐसे गुणनखंड करो, 192 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 4 मिले। चलिए देखिएगा आप लोग। तो पहले 2 से काटो, 2 नेम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे इसको हम, 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 चौकू 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, फिर 2 से काटो, तो ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा।
तो 192 के ऐसे गुणनखंड काटिए, 192 के ऐसे गुणनखंड काटो, घटाने पर 4 मिलना चाहिए। तो बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसको हम लिखेंगे 16 गुणा 12। 16 का गुणा 12 में करेंगे तो 192 आएगा। 16 का गुणा 12 में करेंगे तो 192 आएगा, और 16 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, ये वाला हमारा। तो बस आपको यहीं पे लिख देना है बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर 16 मीटर, छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। ठीक, और यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 3 का अथवा इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, अब आगे प्रश्न कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। तो अंश में 1 जोड़ो, x + 1/y बराबर 1/3। इसका इसमें, इसका इसमें, तो आपका हो जाएगा 3x + 3 और बराबर y। इस प्रकार तो उसको थोड़ा घुमा के लिख लीजिए, y बराबर 3x + 3, और इसको कर लो समीकरण नंबर पहला। फिर इसके बाद आगे प्रश्न कर रहा है 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से 1 घटा दिया जाए। अब हर में से 1 घटा दो तो x/y - 1 बराबर 1/4 हो जाती है। चलिए काम करिए यहाँ पर, इसका इसमें, इसका इसमें, तो बच्चों 4x बराबर हो जाएगा y - 1। अब y की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए, तो 4x बराबर 3x - +3, y की जगह पे ये वाला मान रख दीजिए। ठीक, और माइनस का 1, इस 3x को ले आइए इधर, तो हो जाएगा 4x - 3x बराबर यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो। 1 में रखने पर x बराबर 2 है तो 2 आपको यहाँ पे लगा देना है। तो y बराबर हो जाएगा 3 × 2 और +3, तो y बराबर 3 दूनी 6 और 6 3 9। तो x और y के हमने मान प्राप्त कर लिए। तो आपको लिखना भिन्न बराबर x/y। तो जो हमने x y के मान निकाले वो यहाँ पे आप लगा दीजिए। x का मान 2 है, y का मान 9 है, और यही हमारी हल होगी भिन्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप। और बच्चों जो प्रश्न नंबर 4 है इसमें थोड़ी गलती है। गलती क्या है, कॉस की जगह पे कॉट होगा, तभी सवाल लग पाएगा हमारा। ठीक है, इस कॉस की जगह पे हमें कॉट कर देना है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ आप लिखना है कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस लिखा तो आपको कॉट करना है बराबर p। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले कोसिक को लिखा जाएगा 1/sin, और प्लस कॉट को लिखा जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, और बराबर p। अब यहाँ पे इसके हर समान है तो 1 + cos थीटा का होल वर्ग, अभी नहीं, 1 + cos बटा sin, इस प्रकार बराबर p। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आप। तो यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1 + cos थीटा और बटा sin थीटा। ठीक, बड़ा कोष्ठ लगा दीजिए इस प्रकार यहाँ पर, इसका होल वर्ग बराबर p² बन जाएगा हमारा। अब यहाँ से क्या करना है, इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे तो 1 + cos थीटा का होल वर्ग और बटा ये बन जाएगा हमारा sin² थीटा बराबर p²। अब यहाँ पर ये जो sin² है ना, sin² की जगह पे लिखेंगे हम 1, इसको तो ऐसे ही लिख लो अंश को, इस साइन की जगह पे लिखना 1 - cos² थीटा बराबर p²। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 + cos थीटा का होल वर्ग बटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर p का वर्ग। तो प्यार बच्चों एक ये से कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा 1 + cos थीटा बटा 1 -
कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर। अब इसके नीचे एक कर लो, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। चलिए समझिएगा अब आप। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा हमारा। और अब आपको यहाँ पे लिखना है, इसको इधर ले आइए, यानी इस वाली संख्या को उधर लाओ, एक को उधर ले जाओ, तो आपका ये हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर। इस एक को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस कॉमन ले लीजिए, जब यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर पी स्क्वायर माइनस 1, इसका भाग लग जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर निकलेगा पी स्क्वायर माइनस 1 और बटा पी स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा प्रश्न हल हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 4 का अथवा। अब आपको लिखना है प्रश्न नंबर 4 का अथवा। ठीक, ये भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट, ठीक यहाँ पे कॉट है, कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा और बराबर है हमारा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसका लिखना LHS tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। अब प्यारे बच्चों, इन सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए आप लोग। तो ये जो हमारा tan है ना, tan को लिखेंगे हम साइन बटा कॉस और 1 माइनस इस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बटा 1 माइनस tan को लिखेंगे हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे अंश को तो ऐसे ही लिख लो, साइन बटा कॉस और बटा इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस यहाँ पर भी इसको ऐसे ही लिख लो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका इसमें गुणा कर दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। प्यारे बच्चों क्या होगा, ये जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, तो ये जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसी प्रकार ये ऊपर पहुँचेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा ये साइन इसके पास आएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो पहले इसको ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस प्रकार। अब यहाँ पे हर में से ये चीज़ कॉमन ले लेंगे तो देखो 1 बटा हर से ये कॉमन मिल जाएगा हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब जब भी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा इतना बचेगा अंदर। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो यहाँ पर 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा और बटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है
ए माइनस बी कोष्टक अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक, ये वाला सूत्र यहाँ पे हमारा काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ से दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं बची है। फिलहाल यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी, चलो कर दें हम। तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है पहले a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर अगले कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी आपको लिखना है यहाँ पर साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और बट्टे में रहेगा हमारा कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब बच्चों क्या होगा, इससे ये हमारा कट जाएगा। अब इसके बाद जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ से दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं हम। अब जो यहाँ पे जो हमारा पीछे बचा हुआ था हमने वही लिख लिया। ठीक है, अब बच्चों इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब हमें लिखना इतने बटा इतना और इतने बटा इतना हमें लिख देना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फिर ये लिखना है 1/sin थीटा और ये कॉस थीटा। तो बच्चों ये तो इससे कट जाएगा, तो कटने के बाद ये तो 1 बचेगा। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 1/sin इंटू 1/cos, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1/sin होगा cosec, ठीक, इंटू 1/cos होगा sec। यही हमारा हल हो गया। तो आपको नहीं लाइन से लिख देना LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप।